Assalamu alaikum and welcome to the video lectures of research methods. I am Farhan Sarwar and today we are going to discuss the primary data collection methods. Outline क्या है इस टॉपिक की? What is the primary data collection? Methods of collecting primary data and three most important: interviews and its types, observation and questionnaire. तो आइए एक नज़र दोबारा हम अपने रिसर्च प्रोसेस की डायग्राम को देखते हैं जिसमें हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम डेफिनेशन, क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस एंड व्हाट आर वेरिएबल्स, ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली इन डिटेल। हाइपोथेसिस कैसे जनरेट करते हैं और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड को हम ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, आल्दो इसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च को भी साथ साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने देखा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस एंड देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड होता है, सर्वे रिसर्च मेथड होता है, केस स्टडी रिसर्च मेथड होता है, रिसर्च की ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, रिसर्चर्स इंटरफेरेंस कौन सी होती है, नेचर ऑफ रिसर्च कैसे होती है, ये हमने सब लास्ट टॉपिक में इन डिटेल डिस्कस किया और आगे चल के भी हम इनको और एलेबरेट करेंगे, स्पेशली हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस को जब डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक डाटा कलेक्शन से रिलेटेड है और इसमें हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन को फोकस करेंगे। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। और आपको पता है जब हमारे पास डाटा होगा और उसको हम एनालाइज करेंगे तो फिर हम किसी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। सो अ डाटा कलेक्शन मेथड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि हम डाटा को ही यूज़ करके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसमें से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उनको इंटरप्रेट करके हम अपने हाइपोथेसिस जो हैं उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। So, ways in which data collected from original sources for the specific purpose of the study can be called a primary data। यानी जो हम फर्स्ट हैंड डाटा खुद से कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेज, यानी पार्टिसिपेंट से डाटा कलेक्ट करें या खुद से मैयर करें या आगे जितने हम तरीक़ाकार देखेंगे उससे इफ वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ourselves, that is called a primary data। सर्वे रिसर्च डिज़ाइन में प्राइमरी डाटा बहुत यूज़ होता है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ऑफ कोर्स होता ही प्राइमरी डाटा है। इन दोनों डिज़ाइंस में जो है वो प्राइमरी डाटा हमें चाहिए होता है। आल्दो सेकेंडरी डाटा रिसर्च भी होती है और वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च, स्पेशली इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इसका रुझान है। या हिस्टोरिकल रिसर्च में सेकेंडरी डाटा बहुत यूज़ होता है। तो सेकेंडरी डाटा रिसर्च में क्या होता है कि वी गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। कैसे? जैसे कंपनी रिकॉर्ड से आप अगर डाटा एक्सट्रैक्ट करें या आर्काइव से डाटा एक्सट्रैक्ट करें, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से करें, इंडस्ट्री एनालिसिस से करें, वेबसाइट से करें, इंटरनेट, जहाँ से भी आपको डाटा मिले आप उसको यूज़ करें, तो वो होते हैं सेकेंडरी डाटा। जबकि प्राइमरी डाटा सोर्सेज इन individuals provide information when they are interviewed, either or we have to administer questionnaires or we have to observe। इसके अलावा और भी तरीक़ेकार होते हैं जैसे ग्रुप डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप एटसेट्रा, जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो क्या क्या तरीका हो सकता है जिस तरह आप प्राइमरी डाटा इंडिविजुअल्स यानी ह्यूमन बीइंग्स से कलेक्ट करें। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रुप्स भी कंसिडर करें, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली जिस आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वी कैन कलेक्ट डाटा बाय इंटरव्यूइंग, we can collect data by questionnaires, we can collect data by observation, we can conduct grouped interviews, यानी कि सिंगल की जगह ग्रुप का इंटरव्यू लिया जाए, फोकस ग्रुप्स कंडक्ट किए जाएं, प्रोजेक्टिव टेस्ट किए जाएं, जिस तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनसे आप इनडायरेक्टली लोगों के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाते हैं। तो ये बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्टिंग के लिए ये प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज़ होते हैं, स्पेशली साइकोलॉजी में। और अनअब्स्ट्रूसिव मेजर्स, जिसमें आप डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली किसी और तरीके से लोगों के बारे में पता लगाते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। बट वी विल मेजरली फोकस ऑन थ्री इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्शन मेथड्स, दैट इज इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्विंग पीपल एंड एडमिनिस्ट्रिंग क्वेश्चनेयर्स। तो आइए इसको वन बाय वन हम एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटरव्यूज। व्हाट इज एन इंटरव्यू? आपने इसका नाम अक्सर सुना होगा, जॉब भी इंटरव्यूज होती हैं,
फर्दर इंटरव्यूज होते हैं। आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आपका थोड़ा सा इंटरव्यू लेता है ताकि आपकी केस हिस्ट्री के बारे में उसको पता चल जाए। तो व्हाट इज एन इंटरव्यू इन टर्म्स ऑफ रिसर्च? इट इज अ गाइडेड पर्पसफुल कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जाहिर है कोई पर्पस होता है जिसकी वजह से इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। A widely used method of collecting data in business research. Why it is widely used? Because इस तरीके से हम रिस्पोंडेंट से जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है रिगार्डिंग आवर रिसर्च डिजाइन और आवर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, हम उनसे वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हम उनको देख सकते हैं। वी कैन हैव इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरव्यूज, वी कैन हैव अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, वी कैन हैव फेस टू फेस, टेलीफोन एंड ऑनलाइन इंटरव्यूज। और इंटरव्यूज हम कॉन्ट्राइव्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से पार्टिसिपेंट्स को खुद अपने पास बुला के एक लैब की किसी या एक जैसे कहते हैं क्लिनिक की सी सिचुएशन जो होती है, जो आपने खुद क्रिएट की होती है, उसमें बिठा के भी इंटरव्यू करवाया जा सकता है। और नॉन कंट्राइव्ड यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में कि आप खुद पार्टिसिपेंट के पास जाएं, उसके घर में जाएं, उसकी जॉब प्लेस में जाएं या किसी मॉल में आप उनका इंटरव्यू करें, तो ये नॉन कंट्राइव्ड या नेचुरल एनवायरनमेंट होती है। ये डिफरेंट टाइप्स ओवरलैपिंग है। जैसे इंडिविजुअल इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है जिसको आप फेस टू फेस कंडक्ट करें इन अ कंट्राइव्ड एनवायरनमेंट। इसी तरह ग्रुप इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है जिसको आप ऑनलाइन कंडक्ट करें इन अ नॉन कंट्राइव्ड एनवायरनमेंट। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप इस तरीके से इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बना सकते हैं। लेट्स डिस्कस अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की खासियत ये होती है कि इंटरव्यू डज नॉट इंटरव्यूअर कौन होता है? वो जो इंटरव्यू ले रहा है, यानी जो कंडक्ट कर रहा है इंटरव्यू, और इंटरव्यूई वो होता है जो इंटरव्यू दे रहा है, यानी कि वो आपके आंसर्स कर रहा है इंटरव्यूअर के। तो यहाँ पे जो रिसर्चर होगा या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इंटरव्यूअर होगा। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के लिए रिसर्चर और इंटरव्यूअर डज नॉट एंटर द इंटरव्यू सेटिंग विद अ प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू द रिस्पोंडेंट्स। यानी इसका क्या मतलब है कि पहले से कोई लिखे हुए क्वेश्चंस या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के यस नो वाले क्वेश्चंस नहीं होते। यहाँ पे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है। सो दे हैव ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। What is the objective? The objective is to bring some preliminary issues to the surface so that the researcher can determine what factors need further in-depth investigation. आमतौर पर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज स्टार्ट ऑफ द रिसर्च भी किए जा सकते हैं ताकि आप रिसर्च प्रॉब्लम को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दें। ये केस स्टडी में भी हो सकते हैं। अच्छा, जब सिंगल केस स्टडी होगी यानी किसी एक बंदे की केस स्टडी, तो उसमें भी आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है उसको कंडक्ट कर सकते हैं ताकि आपको डिटेल में एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाए। Replies to them should inform the researcher of the perceptions of the individual. अब क्योंकि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं और उसके पूछने के लिए उसको आप कोई खास ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहे, आप उसको बता रहे हैं कि जो तुम्हारे जहन में बात है तुम उसको हमारे सामने बयान करो, उसको बताओ। सो वो जिस तरीके से बताएंगे, एक ओपन एंडेड तरीके से, एक ब्रॉड तरीके से, वो हम उसको आगे चल के एग्जाम्पल में भी देखते हैं, तो उससे हमें उन लोगों की परसेप्शन के बारे में कि वो किसी भी एक प्रॉब्लम के बारे में या किसी भी एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं। द टाइप एंड नेचर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड ऑफ द इंडिविजुअल माइट वेरी अकॉर्डिंग टू द जॉब लेवल एंड टाइप ऑफ वर्क डन बाय देम। अब ये देखेंगे, जैसे आपने टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर से अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं, अब उनकी इंटेलेक्ट लेवल थोड़ी हाई होगी, उनको चीज़ों को जल्दी समझ आ जाएगा, तो आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और वो बेहतर तरीके से उनको आंसर कर सकते हैं, और हो सकता है वो इमोशनली भी मोर कंट्रोल्ड हो। जबकि इफ़ यू हैव अ क्लरिकल एंड अदर एम्प्लॉयज एट लोअर हायरार्की, उनसे आपको थोड़े ब्रॉडर और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्योंकि उनको बात समझाएंगे पहले आप कि ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, और उनसे आप डिटेल कैसे निकलवा सकते हैं। और एक बात जहन में रखें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा मिलेगा आपको रादर देन क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वालिटेटिव डाटा का क्या मतलब है कि वी हैव a data in the form of some statements, some broad statements, not in form of in that form जिसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे हमें किस किस्म के रिप्लाईज मिल सकते हैं? लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल।
So you asked a question. Tell me something about your unit and department, and perhaps even the organization as a whole, in terms of work, employees, and whatever else you think is important. अब इनकी एक यूनिकनेस ये है, या इनकी एक इम्पोर्टेंस ये है, जिसको हमेशा हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में हमारे जहन में होनी चाहिए, कि हमें इसमें बहुत ब्रॉड किस्म के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। अगर कोई बहुत वोकल पर्सन है तो वो कहेगा कि मैं आपको डिटेल में इसका आंसर करूं। वो डिटेल किस तरह की हो सकती है कि वो हर तरीके से हर एस्पेक्ट की एक बहुत वाज़ेह किस्म की आपको डिटेल दे। जबकि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है कि जो आपको बड़ी शॉर्ट सी दे इट्स ओके आई थिंक, अब उसने आप बात कर दी, उसकी तरफ से आंसर खत्म। बट एज अ रिसर्चर अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप कोशिश करें कि वो आप उससे किसी तरीके से डिटेल निकलवा सकें। यही एक ट्रेनिंग होती है एक मैनेजर और रिसर्चर की, कि हम हमारे लिसनिंग स्किल्स भी अच्छे हों और हम क्रिटिकली भी लोगों को एनालाइज कर सकें और उनको किसी तरीके से इस वे पे ले आएँ, इस नहज पे ले आएँ कि वो हमें बेहतर तरीके से डिटेल में रिप्लाई कर सकें। तो क्या तरीका हो सकता है यहाँ पे? जैसे ये क्वेश्चन पूछा आपने, इफ यू कुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन योर यूनिट और अ बॉटलनेक एलिमिनेटेड, बॉटलनेक का मतलब होता है कि कोई रुकावट खत्म हो गई है, एंड समथिंग अटेंडेड टू दैट ब्लॉक्स योर इफेक्टिवनेस, व्हाट वुड दैट बी? अब जिस जिस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ लेकिन आपकी इफेक्टिवनेस खत्म नहीं हुई, अब आपने उस आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई या बढ़ सकती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने से, तो अब बंदा आपको रिप्लाई ये करता है कि एवरीथिंग इज फाइन। अब आप खुद सोचें कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा काम तो नहीं होगा जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है उसने उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर दिया, तो आप क्या करें कि आप उसके सेवरल फॉलो अप क्वेश्चन करें। जैसे आप उसे कहें, ओके दैट्स ग्रेट, आपने जो आंसर किया, टेल मी व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिवनेस ऑफ योर यूनिट, बिकॉज मोस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली एक्सपीरियंस सेवरल डिफिकल्टीज। अब उसने कहा एवरीथिंग इज ग्रेट, आपने कहा मुझे बताएं कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है ये किस वजह से है, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में तो डिफिकल्टीज होती हैं। अच्छा, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि उसने कहा एवरीथिंग इज फाइन, आप उससे कहें, वेल इट इज नॉट दैट वी नेवर हैव अ प्रॉब्लम, समटाइम्स देयर इज डिलेज इन गेटिंग द जॉब्स डन, क्रैश जॉब्स हैव सम डिफेक्टिव आइटम्स। अब इस तरीके से आप उसको उभारें कि आप हमें इसका रिप्लाई दो। तो ये क्वेश्चनिंग टेक्निक्स की वजह से जो आपका रिस्पोंडेंट होगा उसके डिफेंसेस जो हैं वो थोड़े डाउन होंगे, और वो आप जब उसको एक कन्वर्सेशन में इंडल्ज करेंगे तो वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने की जो है आप उसको इस तरफ ले आएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करे। और इसमें ये बात भी याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना, एथिकली भी ये ठीक नहीं होता। अगर कोई रिस्पोंडेंट है वो बहुत रिलेक्टेंस शो करे तो इट्स ओके, आप उसको उसकी विशेस को रिगार्ड करें और आप उसको कहें कि यू कैन लीव, और इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आंसरिंग दैट क्वेश्चन आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, तो एथिक्स भी इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। So here we have some example questions of unstructured interview. What do you like about working here? और ये organization perspective से questions हैं। although अगर आप किसी और सिनेरियो में रिसर्च कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी रिसर्च कर रहे हैं या क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं और उसमें इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, या सोशियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। हम इधर डिस्कस करें ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से। सो कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस किस तरह हो सकते हैं कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट वर्किंग हियर, इफ यू वर टू टेल मी अबाउट व्हिच एस्पेक्ट्स ऑफ योर जॉब यू लाइक एंड व्हिच यू डू नॉट, व्हाट वुड दे बी। आप देखिए कितने ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, इसके कोई भी आंसर हो सकता है। और इनको एनालाइज करने का तरीका फिर क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ज़्यादातर। यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च जो टेक्निक्स जो हम मेजर फोकस है हमारा इस कोर्स का, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव या कंटेंट एनालिसिस जो एक टेक्निक है वो अप्लाई करनी पड़ती है। टेल मी समथिंग अबाउट द रिवॉर्ड सिस्टम इन दिस प्लेस, इफ यू आर ऑफर्ड अ सिमिलर जॉब एल्सवेयर हाउ विलिंग वुड यू बी टू टेक इट एंड व्हाई, इफ आई वर टू सीक employment here and request you to describe your unit to me as a newcomer, what would you say? So after conducting a sufficient number of such unstructured interviews with employees at several levels and studying the data obtained,
The researcher would know the variables that needed greater focus and called for more in-depth information. आमतौर पे जब आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज करती हैं तो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स लेस होती है, क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग टास्क, आपको फ्यू आवर्स एक ही इंटरव्यू पे लग सकते हैं. सो आल्दो देयर इज नॉट अ रूल ऑफ थंब कि कितने रिस्पोंडेंट्स होने चाहिए, बट ये इट्स लाइक 5 to 25. अब ये सिर्फ फिगर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में रहे कि इट्स नॉट इन फिगर्स ऑफ हंड्रेड्स, इट्स जस्ट फ्यू रिस्पोंडेंट्स जिनका अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेके आप किसी टॉपिक को जो है एक्सप्लोर करते हैं, और वहां से आप ये पता लगाते हैं कि कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं जिनके ऊपर आपको फर्दर इन डेप्थ रिसर्च करनी चाहिए. Now let's talk about structured interview. Unlike unstructured interview, the content of a structured interview is prepared in advance. अच्छा, ये होता तो है इन एडवांस, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ही क्लोज एंडेड हो, कि यस नो में आंसर करना है या एग्री डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री में आंसर करना है, जिस तरह हमारे लिकट स्केल जो हम अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, ये रेटिंग स्केल्स हैं. इसमें हो सकता है ओपन एंडेड भी क्वेश्चंस हो, पर जिस तरह के भी हों वो इन एडवांस प्रिपेयर होते हैं. अच्छा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप कोई चॉइस नहीं दे रहे आंसर की, देयर इज नो चॉइस. ओपन एंडेड का मतलब है कि आप चॉइस दे रहे हैं, इट्स लाइक एमसीक्यूज होंगे या ट्रू फॉल्स या यस नो, जिस तरह के भी क्वेश्चन है उन्हीं में से आंसर देना पड़ेगा. क्लोज एंडेड मींस. ओपन एंड का मतलब है कि देयर इज नो चॉइस. अच्छा, अब क्या होता है आमतौर पे जब एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं तो उसका पैटर्न क्या हो सकता है. वी कैन हैव एन इंट्रोडक्शन. अच्छा, इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं कि आप रिसर्चर को अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी इंटरव्यूअर को अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं. आप उस इंटरव्यू का पर्पस बताते हैं. आप उसको ये यकीन दिलाते हैं कि योर रिस्पॉन्सेज विल बी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं जो आंसर करूं वो सबके साथ शेयर हो. आप उसे ये बताते हैं कि हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो एक एग्रीगेट एनालिसिस होगा, मतलब सारों के रिस्पॉन्सेज को मिला के हम एक एनालिसिस करेंगे, तो उसमें किसी एक बंदे या किसी एक शख्स की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होगी. उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एथिकल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च. आप उनके कंसेंट के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर आप उनसे इंटरव्यू नहीं ले सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती इसमें. और ये भी प्रेफर किया जाता है कि ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन करा लिया जाए, ताकि बाद में अगर कोई इसमें लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व हो, इसमें एथिकल चेकिंग इन्वॉल्व हो, तो आपके पास कोई ना कोई इसमें एविडेंस मौजूद हो कि आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ ही काम किया है. एंड देन यू हैव टू आस्क अ परमिशन. अगर आप उसकी कोई रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, विजुअल रिकॉर्डिंग यानी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, या आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप इंटरव्यूअर की इजाज़त से ही करेंगे. Then we have some questions about the topic in a logical order. आप easy questions, warm up questions, general questions को शुरू में रखते हैं, और उसके बाद जो आपके main questions हैं वो बाद में आते हैं. Then we have a follow up questions. अगर आपको समझ नहीं आई आंसर्स की, रिस्पॉन्सेज की, तो आप फर्दर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इफ द रिस्पॉन्स इज अनक्लियर और इनकम्प्लीट, और इंटरव्यूअर जो है उसको आंसर की समझ नहीं आई और वो कोई और स्पेसिफिक आंसर उसमें चाहते हैं, वो जो इंटरव्यू ने आंसर दिया है, इंटरव्यूई ने, तो वो द डिटेल्ड आंसर है लेकिन उस टॉपिक को नहीं टच किया, तो आप उसको दोबारा भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और जैसे मैंने पहले बताया है कि रिसर्चर कैन गेट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा थ्रू स्ट्रक्चर इंटरव्यू. अगर आप क्लोज ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखेंगे, इसको हम OE से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर जो है वो सब्जेक्टिव किस्म के डिटेल्ड आंसर है, तो क्वालिटेटिव डाटा मिलेगा. अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रखेंगे जिसके आंसर, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मेजरमेंट की टेक्निक में या स्केलिंग और रेटिंग में ये किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, तो उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव डाटा मिल सकता है. Now there are certain probing tactics. अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो you need to be smart enough to understand कि आप बेहतर से बेहतर आंसर्स जो है वो किस तरीके से इस जहाँ पे निकलवा सकते हैं अपने इंटरव्यूई से. तो यहाँ पे जो प्रोबिंग टेक्निक्स हैं उसमें एक तो है कि साइलेंस. आप
थोड़ा सा जो है वो पॉज दे के बात करें ताकि आपके इंटरव्यू को सोचने का मौका मिले। थोड़ा सा उसको मौका दें कि वो अपने जहन में अपने आंसर को मेकअप कर सके। आप बहुत इम्पेशेंट ना हो जाएं कि आपने क्वेश्चन पूछा और आप फ़ौरन एक्सपेक्ट करें कि आपको आंसर मिल जाए। किसी के आंसर को रिपीट करने से इंटरव्यू को पता चल सकता है कि जी मैंने क्या आंसर किया है, क्या मेरा आंसर ठीक है या अपना आंसर चेंज करना चाहता है, या इस किस्म के डायलॉग। सो व्हाट आई हियर यू सेइंग इज, ताकि क्लियर हो जाए आपको कि उसने वाकई ये बात की है, या उसको भी क्लियर हो जाए इंटरव्यू को कि हाँ मैंने वाकई ये बात की है। अगर आपको समझ नहीं लग रही आंसर की, आई एम नॉट क्वाइट श्योर आई अंडरस्टूड, कुड यू रिपीट, या इस किस्म की भी बात इसमें आप प्रोब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अपना जो नेक्स्ट आंसर है उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन कर ले, और ज़्यादा डिटेल्स आपके सामने आ जाए। कुड यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट। अच्छा, अगर आपको आंसर से अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि जी उसने आपको सही डिटेल में बात नहीं बताई, यानी कि आप उसके फॉर एग्जांपल जॉब के बारे में पूछ रहे हैं कि आप जॉब से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, और आप आंसर जो है वो सही तरीके से नहीं, तो कुड यू टेल मी मोर अबाउट, हो सकता है वो इस क्वेश्चन से आपको और डिटेल्स यहाँ पे भी मिल जाए। कुड यू गिव एन एग्जाम्पल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि उसको आपके क्वेश्चन की समझ आई है, तो आप उससे एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं ताकि बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। कुड यू गो ओवर दैट अगेन। यानी ये तरीके हैं कि लोगों से किस तरीके से आप डिटेल्ड आंसर्स जो हैं वो निकलवा सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो दीज आर फ्यू प्रोबिंग टेक्निक्स। जो स्मार्ट इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको इन प्रोबिंग टेक्निक्स का ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करना आता है इन फील्ड। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं इन रियल लाइफ, तो आप समटाइम्स फॉलो करें न्यूज़ चैनल के एंकर्स को कि वो किस तरीके से प्रोब करते हैं अपने इंटरव्यूज़ को, ताकि उनसे और डिटेल में, और समटाइम एक ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि उनको बहुत सारे डिटेल्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं जो वो चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन इंटरव्यू इज क्वेश्चनिंग टेक्निक। ये क्वेश्चनिंग टेक्निक जो है ये एक इंटरव्यूअर के लिए जानना ज़रूरी है कि उसने इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट कराने हैं। इनके कुछ कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको फनलिंग अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। फनलिंग अप्रोच क्या होती है? जैसे एक फनल होता है कि आप जिसमें पहले थोड़ी सी एक वाइड होती है जगह और फिर वो थोड़ा सा ऐसे नैरो हो जाता है। सो फनलिंग में क्या होता है कि यू स्टार्ट विद एन ओपन एंडेड क्वेश्चन विच इज़ वेरी जर्नल। आप पहले एक हल्के फुल्के क्वेश्चन से शुरू करें, ग्लोबल किस्म के क्वेश्चन, जर्नल किस्म के क्वेश्चन से शुरू करें, सिचुएशन को समझें, मूड बनाएं, और उसके बाद आप फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ आए। यानी स्टार्ट विद जर्नल, गो टू स्पेसिफिक। तो अब ये जनरल क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट आर सम ऑफ योर फीलिंग्स अबाउट वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपने स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन से और फिर आप स्पेसिफिक उसके टास्क की तरफ आए। आप शुरू में ही टास्क को पूछ लेंगे तो वह बड़ा एक डिटेल्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा जो अनकंफर्टेबल कर देगा आपके रिस्पोंडेंट को। तो आप जनरली पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछें, उसकी सिचुएशंस को जानें, और फिर आप टास्क की तरफ आए। सेकंड इज अनबायस्ड क्वेश्चंस। आप ऐसे क्वेश्चन ही ना पूछें जिसमें आप फोर्स कर रहे हैं किसी को कि वो एक खास किस्म के रिस्पॉन्सेज दे। अब किस तरह, अब आपकी वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पूछ रहे हैं, ओह बॉय द वर्क यू डू मस्ट बी रियली बोरिंग, लेट मी हियर हाउ यू एक्सपीरियंस इट। अब आपने खुद ही जब यहाँ पे बोरिंग का वर्ड यूज कर लिया तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी और से आंसर करने के? यानी कि आप बीइंग एन इंटरव्यूअर आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए। और हमने अगर हॉल मार्क्स ऑफ रिसर्च में ये चीज़ देखी थी कि रिसर्चर को अपने बायस्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि साइंटिफिक रिसर्च की एक एस्पेक्ट ये भी है कि इस तरीके से रिसर्चर इसमें रिसर्च करता है कि उसकी अपनी पसंद और नापसंद यहाँ पे नहीं होती। उसमें जो भी है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप तो खुद ही उसमें एक बायस, एक तरफदारी कर रहे हैं। तो उसके बजाय ये क्वेश्चन बेहतर होगा, टेल मी हाउ यू एक्सपीरियंस योर जॉब। देन यू नीड टू क्लैरिफाई द इश्यूज। यानी ये हमने प्रोबिंग टेक्निक में भी ये चीज़ देखी थी कि यू शुड रीस्टेट और रीफ्रेज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द रिस्पोंडेंट टू क्लैरिफाई। तो हमने जिस तरह प्रोबिंग टेक्निक में देखा कि कुड यू गिव एन एग्जांपल, कुड यू गो ओवर दैट अगेन, तो इस तरीके से आप क्लैरिफाई करें।
So you are saying that juniors always get promoted over the heads of even capable seniors. उसने रिस्पॉन्स दिया, आप उसको बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं, आपने उसको उसकी बात बता के क्लियर करने की कोशिश की कि जूनियर्स को कैपेबल सीनियर से ज्यादा यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन मिल रही है, क्या आप यही बात कहना चाह रहे हो? Then the questioning technique is helping the respondent to think through issues. यानी कि आप रिस्पोंडेंट को जो आपने क्वेश्चन पूछा है आप उससे थोड़ा टाइम भी दें। अब आपका रिस्पोंडेंट अगर आपसे कहता है कि आई डोंट नो, अब आपने कोई क्वेश्चन पूछा और बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन पूछा और रिस्पोंडेंट कहता है तो आपको क्या करना है कि यू आस्क द क्वेश्चन इन सिंपलर वे और उसको रीफ्रेस करें, इजियर वर्ड्स यूज करें। देन यू नीड टू टेक द नोट्स, रिटन नोट्स बनाएं, अपनी मेमोरी पे कभी रिलाई ना करें, रिकॉर्डिंग भी करें साथ, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन है एज इट इज उसको यूज कर सकें इंस्टेड ऑफ। अब आप सोचें अगर आप मेमोरी में उसको रिटेन रखने की कोशिश करेंगे और बाद में आप कहेंगे जी मैं घर जाके या अपने ऑफिस में जाके इसको रिप्रोड्यूस कर लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे आप फिर एक बायस जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। Now we have three techniques कि हम इंटरव्यूज किस तरह ले सकते हैं। We have personal यानी फेस टू फेस इंटरव्यूज। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो जो पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यूज हैं इसमें डाउट्स जो है वो क्लैरिफाई हो जाते हैं, आप क्योंकि इमोशंस एक्सप्रेशंस भी देख रहे हैं लोगों के और लोगों से आप जो है वो बात भी कर रहे हैं, उनसे दोबारा पूछ भी सकते हैं, बड़ी एक क्लियर कम्युनिकेशन है। अगर आप कम्युनिकेशन को समझते हैं तो आपको पता होगा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक तो आप वहाँ पे नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेजेस स्टडी कर सकते हैं, क्वेश्चनियर्स के बारे में डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, रिपीट आराम से कर सकते हैं, उनको रिटर्न चीज भी दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे रिस्पांस बेहतर है क्योंकि इन आप प्रेजेंट है, आपको पता है कि जब भी आपने किसी से इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो आप कोशिश करते हैं कि फेस टू फेस हो बजाय इसके फोन पे बात की जाए, तो कॉपरेशन भी बेहतर होगी। उसके बाद आप विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं, स्कोरिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस कंप्यूटर पे आए, आप साथ एक पूरा अपना स्टूडियो इस तरह दिखाएं कि आपके पास मशीन्स हैं और सामने इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आ रहे हैं और आप वो क्वेश्चन पूछें। तो इस जस्ट लाइक इमेजिन के एक प्रोग्राम है जैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप, तो स्क्रीन सामने है, पूछ आप वर्बली रहे हैं लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये भी तरीकेकार यहाँ पे हो सकता है, ये एडवांटेजेस हैं उसके फेस टू फेस इंटरव्यू के। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इट्स हाई कॉस्ट, टाइम इंटेंसिव, जाहिर है आपको पूरा सेटअप बनाना पड़ता है। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, आपको फिजिकली जो कि लोगों के पास जाना है तो आप क्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द सिटी आपके लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिस्पांस बायस के यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना मुश्किल है, आप जिससे फिजिकली मिल रहे हैं आप उसको जानते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू भी आ सकता है। रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो स्ट्रेंजर से फेस टू फेस टॉक करने को समटाइम्स, जैसे जेंडर बेस्ड अगर इंटरव्यूज हैं तो हो सकता है अब मेल इंटरव्यूअर फीमेल रिस्पोंडेंट्स कंफर्टेबल ना हो, और फिर आपको यहाँ पे इंटरव्यूअर्स को ट्रेन भी करना पड़ता है। अगर आप टेलीफोन इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो एडवांटेज ये है कि फेस टू फेस के जो डिस्कम्फर्ट है वहाँ पे अवॉइड है, कुछ लोग नहीं प्रेफर करते, उन कंफर्टेबल नहीं होते दूसरों के सामने फिजिकली हो प्रेजेंस और बोले, तो वो टेलीफोन पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद इट्स फास्टर और नंबर ऑफ कॉल हाई है क्योंकि आप बहुत सारी कॉल्स, जोग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं है, बहुत सारी कॉल्स कर सकते हैं, लो कॉस्ट है, और कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू के कंप्यूटर ही फ़ोन मिलाता जाए और अगर एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो वो खुद ही क्वेश्चंस भी पूछता रहे और उसके रिस्पॉन्सेज भी रिटेन करता रहे। तो समटाइम्स अगर आपको एक्सपीरियंस हो कि कॉल सेंटर से आपको कॉल आती है, आप जो अपने कंप्यूटर आप जो सिम यूज कर रहे हैं उसकी सेटिस्फेक्शन सर्वेज होते हैं, समटाइम्स अगर किसी को एक्सपीरियंस हो तो उसको कॉल आ सकती है, यू फोन वाले कर सकते हैं, जोंग वाले कर सकते हैं, मोबलिंग वाले कर सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके कि इंटरव्यू लेंथ मस्ट बी लिमिटेड, रिस्पांस रेट लो हो सकता है, सब लोग आप जितनी मर्जी कॉल, आप थाउजेंड्स कॉल मिलाएं, हो सकता है उसमें 2 या 3 लोग जो हैं वो रिस्पांस करें, एंड नो फेशियल एक्सप्रेशन। तो एक थर्ड तरीका है ऑनलाइन इंटरव्यू, इसको क्वेश्चन नहीं ये इंटरव्यू है थ्रू वीडियो कॉल्स। अच्छा, अब इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिटवीन फेस टू फेस एंड टेलीफोन इंटरव्यूज, यानी कि फेस टू फेस से थोड़े कम
और टेलीफोन इंटरव्यू से थोड़े ज़्यादा। प्लस इसके डिफरेंट और एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें आप ये कि आप फिजिकली एक्सप्रेशंस तो देख रहे हैं, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है और उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आ रही और वीडियो कॉल बिल्कुल ठीक चल रही है, तो आप एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज जो नो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लो कॉस्ट भी है ये। तो आप खुद से इनके बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज यूजिंग योर प्रायर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस आप इसको बना सकते हैं। तो ये आपके सामने एक कंपैरिजन है फेस टू फेस इंटरव्यूज और टेलीफोन इंटरव्यूज का एडवांटेजेस की लिस्ट एंड डिसएडवांटेजेस की लिस्ट। सो यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और जब हम ऑनलाइन इंटरव्यूज वीडियो कॉल के थ्रू करें तो उसके भी आप एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मेकअप कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। फिर एक तरीका है ग्रुप इंटरव्यूज। ग्रुप इंटरव्यूज बेसिकली, या उसको फोकस ग्रुप भी आप कह सकते हैं, ज़्यादा इसमें इन है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चलता है कि 8 to 10 मेंबर्स का एक फोकस ग्रुप बनाते हैं और एक मॉडरेटर होता है जो उस किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक या कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हो रही होती है। सो अब क्या एग्जांपल है इसकी। अब सबसे पहले तो आप मेंबर्स को चूज करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर फेमिलियरिटी विद द टॉपिक। अब वो उस टॉपिक को जानते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल है कि women with children may compose a focus group to identify how organizations can help working mothers। तो अब जॉब कर रही हैं जो मदर्स, उनका एक फोकस ग्रुप बनाया ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिटरमिन करने के लिए कि वर्किंग मदर्स को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनके चाइल्ड केयर किस तरह हो सकती है, वहाँ पे और क्या ऑप्शंस हैं एट वर्क प्लेस जो उनकी हेल्प की जा सकती है। An expert panel is a group of people specifically convened by researchers to elicit expert knowledge and opinion about a certain issue। Sometimes रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आप एक एक्सपर्ट पैनल भी कंडक्ट करा सकते हैं जिसमें आप स्पेसिफिक लोग जो जानते हैं उस टॉपिक के बारे में आप उनकी एक डिस्कशन कराएं और उस डिस्कशन से आपको पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स को डीपली प्रोब करना है। Focus sessions are aimed at obtaining respondents' impressions, interpretations, and opinions as the members talk about the events, concept, products or service। अब इसको आप वीडियो टेप भी कर सकते हैं, यानी इसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इसमें आप वैसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि लोग किस तरह के एक्सप्रेशन, नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं, एग्रेसिवनेस का इजहार कर रहे हैं, तो ये भी आप उसको चेक कर सकते हैं। Focus group discussion on a specific topic at a particular location at a specific time provide the opportunity for a flexible, free flowing format for the members। अब इसमें आपने कोई limitations नहीं लगाई, जिस तरह की मर्जी डिस्कशन हो। और जब बहुत ज़्यादा आपस में डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, तो उसमें नए एस्पेक्ट्स चीज़ों के सामने आते हैं जो बीइंग अ रिसर्चर हो सकता है आप पहले उनको नोटिस ना कर सकें, या हो सकता है जो लिटरेचर में आपको चीज़ ना मिले उसमें। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो है वो फोकस ग्रुप कराती हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। ये बड़ा इनोवेटिव स्टाइल होता है, उसकी वीकनेसेस, उसकी स्ट्रेंथ्स, उन जब स्ट्रेटजीज बनाते हैं तब भी फोकस ग्रुप होती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका होता है जिससे आपको किसी भी टॉपिक, कॉन्सेप्ट या प्रोडक्ट के बारे में नए एस्पेक्ट्स का पता चलता है। एंड इट इज़ अ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव वे ऑफ डाटा कलेक्शन। फोकस ग्रुप का रिजल्ट भी आपको क्वालिटेटिव डाटा जो है वो प्रोवाइड करता है, ना कि क्वांटिटेटिव डाटा। ग्रुप इंटरव्यू में मॉडरेटर का रोल क्या होता है। मॉडरेटर इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, ऑब्जर्व्स एंड टेक्स नोट्स और रिकॉर्ड्स द डिस्कशन एंड इट नेवर बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिस्कशन। सो अगर आप मॉडरेटर हैं या रिसर्चर मॉडरेटर हैं तो आप डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेंगे, आप सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नोट्स लेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। So it provides only qualitative data and no quantitative information. It is not generalizable। क्योंकि थोड़े से लोग हैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी पॉपुलेशन यही बात समझती है। एंड इट्स मोर यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में आप पहले से नहीं जानते। So that is all about interviews। In our next lecture we will discuss about observation and questionnaires।